एक्सप्रेस के रथ में सवार हैं। मेरे साथ एडिटोरियल टीम के 3 महत्वपूर्ण लोग हैं। मनोज सैनी जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, शैलेंद्र जी एग्जीक्यूटिव एडिटर और न्यूज़ कोऑर्डिनेटर, और हमारे साथ हैं मनीष त्रिपाठी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर और चुनाव संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। हम लोग निकलने वाले हैं प्रभात झा जी जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, एक एडिटोरियल टॉक के लिए। तो चलिए मेरे साथ ये सफ़र तय करिए। देख लीजिए हमारे, मैं साथी अपने कैमरामैन पंकज से रिक्वेस्ट करूंगा, बढ़िया एसी चल रहा है, लाइट्स ऊपर मुस्तैद हैं, पर्दे डले हुए हैं। तो थोड़ा बहुत चुनाव के लिए इस तरह की तैयारी की ज़रूरत होती है। तो इस चुनावी रथ के साथ ये सफ़र हम शुरू कर रहे हैं। बस अब से कुछ ही देर बाद एक बेहद दिलचस्प बातचीत के लिए तैयार रहिए, थोड़ी देर के बाद। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात ही कहूँगा मैं, क्योंकि वाकई ये इस मायने में ख़ास है कि हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने प्रदेश में संगठन की कमान भी संभाली है। राष्ट्रीय संगठन में वो उपाध्यक्ष का दायित्व तो संभाल चुके हैं, राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य वो रह चुके हैं, और मध्य प्रदेश की राजनीति के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ़ हैं। तो आज हमने तय किया कि अपनी एडिटोरियल टीम के साथ हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं हम उनके साथ बैठें, क्योंकि करीब करीब उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हमने उनके साथ जो संवाद किया था उसकी स्मृति आज भी मेरे मन में कौंधती है। और मैं उस बेहद ईमानदाराना, माफ़ कीजिएगा ये शब्द मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी राजनेताओं से हमारी बातचीत ईमानदाराना नहीं होती है, उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कोशिश पूरी होती है, लेकिन जो शख्सियत मेरे साथ हैं वो जब बात करते हैं तो चूँकि पत्रकार के तौर पर उनका एक लंबा करियर है, राजनेता के तौर पर तो राजनीति तो समझते और उसके साथ बहते ही रहे हैं वो, लेकिन वो जब बात कहते हैं तो उसमें अपनी सीमा मर्यादा के भीतर जितना सच बेबाकी से है वो कहते हैं। मुलाकात करिए, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात जी। प्रभात जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। मैं आपका परिचय करा दूं, उधर से मनीष त्रिपाठी जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह राजपूत हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, न्यूज़ कोऑर्डिनेटर। मैं शरद द्विवेदी, आप परिचित हैं ही। और मनोज जी हैं, हमारे चुनाव का प्रमुख चेहरा है, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और धूल उड़ाते चलते हैं मध्य प्रदेश में जहां बता दिया जाए। तो इन सबसे परिचय हो गया, सब बारी बारी सवाल पूछेंगे। पहला मेरा सवाल यही, आपकी सेहत को लेकर बड़ी चर्चा थी, इधर प्रभात जी दिख नहीं रहे, तो कहीं ये कुछ आप, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप जैसा व्यक्ति चुनाव से दूर रहेगा, आप चुनाव की यात्राएं भी की, जो मेरे पास तो उसके कार्यक्रम भी मौजूद हैं, लेकिन ये खबर कहाँ से उड़ गई कि आप चुनाव परिदृश्य से गायब हैं, कुछ सेहत वेहत में दिक्कत है? राजनीति में पता नहीं ऐसा क्यों होता है जी। और बहुत एक्टिव आदमी हाँ थोड़ा कम दिखने लगे जी 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 तो उसको बीमार बताना जी बहुत सरल हो जाता है। जी जी, जी। मैं मन से तन से 100% सही हूँ। 13 दिन यात्रा में रात दिन था जी। और पार्टी जो कहती है, अभी उज्जैन के लिए कहा तो 4 विधानसभा क्षेत्रों में गया। पार्टी जितना कहती है उतना करता हूं, क्योंकि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। लेकिन ये बीमार वाली आवाज सुनकर मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि मैं लगातार काम में लगा हूं जी। और अभी दिल्ली से कुछ लोग आए जी। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप बीमार हैं, तो मैं आश्चर्यचकित रहा। मैं शरद जी अभी लगभग 9000 चिट्ठियां अपने हाथ से पिछले 10 दिनों में 9000 जी, परसों तक वो 10-12 हजार तक हो जाएंगे। और एक एक कार्यकर्ता को और मध्य प्रदेश के पत्रकारों को वाह, दीपावली पर मैं भेजता हूं। और ये मेरे लिए नहीं, ये रिकॉर्ड है, कोई हाथ से लिख के नहीं भेजता होगा, नाम लिखकर। तो मैं तो अपने काम में लगा हूं, पार्टी जहां कहती वहां जाता हूं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से और सबसे कहना चाहता हूं, मैं शरीर से ही नहीं, मन से तन से पूरी तरह स्वस्थ हूं। पार्टी जो आदेश करती है उतना करता हूं और पार्टी जो आदेश करेगी वो करूंगा।
हमें भी आप पूरी तरह फिट नज़र आ रहे हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा चुस्त दुरुस्त नज़र आ रहे हैं। मनीष, पहला सवाल आपकी तरफ से। जी प्रभात जी, इस बार ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे सर्वे हैं, और आप वहाँ से आते हैं, वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो पार्टी की स्थिति को लेकर कैसे देखते हैं पार्टी की स्थिति को? देखिए क्या है, ग्वालियर चंबल संभाग पर उत्तर प्रदेश एक तरफ भिंड से इटावा लगता है और मुरैना से आगरा लगता है। तो उत्तर प्रदेश में जो जातिगत मामले हैं, जो मध्य प्रदेश में कभी नहीं रहा, पिछले 2-3 चुनाव से जातिगत आधार वहां पर बहुत बढ़ा है। इसलिए जाति का प्रभाव मैं कहूं कि नहीं है और जातीयता नहीं है तो ये न्याय नहीं होगा। इसलिए वहां पर राजनीतिक तौर पर आजकल वे मजबूत होते हैं जो जातीयता के आधार पर अपनी राजनीति करते हैं जी। लेकिन जो पिछली बार था, पिछली बार का जो रिजल्ट था कांग्रेस का, उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं बता रहा हूं। सिंधिया जी को उस समय कांग्रेस में थे, उनको लोगों ने वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था और मुख्यमंत्री बनेंगे ये सबको लग भी रहा था और इसलिए लोगों को लगा कि क्यों ना हम कांग्रेस को जिताएं। इस बार आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत बड़ा रिस्क लिया है। रिस्क मतलब सीधे सीधे नरेंद्र सिंह जी तोमर जैसे लोगों को उतारा है। तोमर जी 20 साल पहले विधानसभा लड़े थे। इसका मतलब है पार्टी गंभीर है उस संभाग के लिए, और जो पिछली बार रिजल्ट आया था उससे बेहतर रिजल्ट आने की कोशिश में हम सब लोग लगे। चलेंगे प्रभात जी, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले बीजेपी ने एक नारा उछाला, डबल इंजन की सरकार, और उत्तर प्रदेश में उसको भरपूर फायदा मिला क्योंकि वहाँ डबल इंजन बहुत क्लियर थे, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। अब कांग्रेस यहाँ सवाल उठाती है कि यहाँ दूसरा इंजन क्या है? देखिए कांग्रेस तो उठाएगी, इस बार एक प्रयोग किया जा रहा है। अभी तो मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, हमेशा शिवराज जी के बारे में निर्णय कौन करता रहा है? अब इस बार आपने देखा 11 फोटो लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिट्ठी पर भी और 5 यात्राओं की गाड़ियों पर भी, और आजकल जो अखबार में विज्ञापन दिए जा रहे हैं उनमें भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सामूहिकता में ही दम है। हम अकेले नहीं, हम सब सामूहिक मिलकर लड़ रहे हैं। अब ये एक प्रयोग है और मुझे लगता है इस सामूहिकता का पूरे प्रदेश पर, कार्यकर्ताओं पर अच्छा असर पड़े। मतलब डबल इंजन का दूसरा इंजन तो शिवराज जी हैं ही, लेकिन मध्य प्रदेश चूंकि आपका एक बहुत बड़ा गढ़ है तो आप एक कलेक्टिव लीडरशिप का मैसेज मध्य प्रदेश से ही दे रहे हैं। हाँ, इसीलिए दे रहे हैं कि जैसे कैलाश जी हैं तो मालवा निमाड़ में हैं, अब नरेंद्र सिंह जी हैं, सिंधिया जी हैं, तो एक तरफ पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटें हैं। प्रहलाद पटेल जी हैं तो उधर बुंदेलखंड और महाकौशल में काम आते हैं। तो ऐसे सारे लोग अपने अपने जगह बटे हुए हैं और हमें लगा कि अगर इनके, अब सबके पास देखिए पार्टी ने व्यवस्था दी हुई है कि आप जाइए, लगातार रोज 20 से 25 आम सभाएं ये लोग ले रहे हैं। तो एक प्रयोग है कि अधिक से अधिक सीटें कैसे मिले। जी मनोज, एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, जब लगातार हम सरकार में रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी कहीं भी जाती, देखी भी जाती, और मैं तो लगातार फील्ड में जा रहा हूँ तो फिर उस तरह की चर्चा सामने आती। ये जो नया प्रयोग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि नया प्रयोग, क्योंकि वहाँ तो बहुत स्पष्ट है कि कमलनाथ एक ही चेहरा, और आपने कहा नया प्रयोग, नया प्रयोग कहीं नया चुनौती या बड़ा चैलेंज तो नहीं हो जाएगा? और रिस्क तो है ही प्रभात जी इसमें, क्योंकि लोकसभा का चुनाव इज अ डिफरेंट बॉल गेम और विधानसभा के चुनाव में हमने कई उलटफेर होते हुए भी देखे। देखिए क्या है, एंटी इनकम्बेंसी 15 साल तो नहीं थी, हम 7 सीट तो ही कम थे, पिछले चुनाव में 7 सीटें कम थी जी। और ये सब पर जब विचार किया गया होगा हाईकमान दिल्ली द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह, जगत जी, राजनाथ सिंह जी, इन सब के द्वारा, तो अधिक से अधिक सीटें, और अब अवलंबित ना हो किसी पर, या वो निर्दलीय हो या बसपा का हो या सपा का हो, तो ये सब सोचकर उन्होंने
ये एक प्रयोग किया है जी। और मुझे लगता है कि अधिक से अधिक, क्योंकि दीनदयाल जी उपाध्याय कहा करते थे कि कार्य का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। और ये विकेंद्रीकरण का ऐसा उपमम अनुपम उदाहरण मैंने नहीं देखा। इतना अच्छा प्रयोग हो रहा है और हर प्रदेश की अपनी प्रकृति होती है। आप देखिए, चुनाव को हमारे यहाँ बहुत गंभीरता से लिया जाता है शरद जी, मनोज जी, क्योंकि हैदराबाद में हम नगर निगम का चुनाव था, 44 पार्षद जिता के लाए। अमित भाई गए, उनके मन में, अमित भाई का कहना नगर पालिका का हो या नगर पंचायत का हो, चुनाव चुनौती है और चुनौती को हर दृष्टि से अपने को संभल कर, सतर्क रहकर और सावधानी से जीतने की तरफ बढ़ना है। प्रभात जी, एक सवाल बड़ा अहम है, थोड़ा अलग तरह का सवाल है। दिग्विजय सिंह जी का भी एक बयान आया कि राजनीति में लंबे समय तक टिके रहने के लिए मोटी चमड़ी का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे आपका 7 साल पहले का इंटरव्यू ध्यान आता है, 8 साल पहले का, बल्कि और पहले का, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे। आपने कहा था कि मैं जब दिल्ली से भोपाल आता हूँ तो भोपाल एक्सप्रेस के नीचे पहले देख लेता हूँ कि बियर की या वाइन की कोई बॉटल तो नहीं पड़ी है, नहीं तो प्रभात झा जी ग्वालियर या भोपाल उतरे और कैमरामैन लग गए, वायरल हो गया वीडियो कि प्रभात झा जी की बर्थ के नीचे मिली हैं वाइन की बॉटल्स। तो ये राजनीति तब से अब तक और पानी बह गया है और खराब हुई है या आपको कुछ बेहतरी दिखी है? मैंने इसका उदाहरण, पहला सवाल आपने पूछा कि स्वास्थ्य खराब पे फैला दिया गया है जी। तो उससे गिरा ही है जी। राजनीति में आ रही गिरावट, और हम सब लोग समाज में आते हैं, और मैं खाली राजनीति में नहीं कहता हूं, हर चीज में आ रही गिरावट, क्योंकि हम सब लोग समाज से आते हैं और समाज से में आ रही गिरावट ये मेरे प्रदेश की नहीं, पूरे देश की चिंता का विषय होना चाहिए। अपने स्थानों पर जो लोग हैं वे यदि अपनी गरिमा, अपनी मर्यादा, अपनी भाषा, अपनी शब्दों का, सब चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं जिस क्षेत्र में हो, तो मुझे लगता है कि वो न्याय नहीं होता है। न्याय नहीं होगा। इसलिए इस गिरावट को रोकना चाहिए। मनीष, एक क्विक राउंड हम और लेंगे, फिर समापन की तरफ बढ़ेंगे जी। हमेशा से चेहरों पर चुनाव होता रहा। इस बार कांग्रेस की तरफ से एक परसेप्शन लगातार फैलाया जा रहा है या बात उठाई जा रही है कि शिवराज जी के चेहरे को बीजेपी ने पीछे कर दिया है, और पब्लिक में ये परसेप्शन जाता है तो शिवराज जी फेस हैं, उनकी मास अपील है, पब्लिक कनेक्ट है उनका। तो आपको नहीं लगता कि शिवराज जी को के पीछे जाने से, जिस भी वजह से भी, तो इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है? मेरा इसी में सप्लीमेंट है, क्या ये एक रणनीति है? निश्चित तौर पर मैंने कहा कि नरेंद्र भाई, अमित भाई, राजनाथ सिंह जी, जगत नड्डा जी, अन्य लोग भी हैं, इन लोगों ने कुछ सोचा तो होगा ही, क्योंकि पत्रकार वार्ता में जब सवाल किया अमित भाई से कि आपका अगला मुख्यमंत्री कौन, तो उन्होंने कहा अभी तो शिवराज जी हैं, अगला तो जब चुनाव हो जाएगा। सबसे पहले बात है चुनाव जीतने की, और मुझे कहीं से नहीं लगता कि शिवराज जी को पीछे किया जा रहा है। हो सकता है कि ये बात नहीं कहा गया हो कि उनका चेहरा है आगे, लेकिन ये बात सबसे ज्यादा आज भी जी, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक अगर कोई लगातार मेहनत कर रहा है तो उसका नाम शिवराज सिंह चौहान। चलेंगे। मोदी के दिल में एमपी और एमपी के दिल में मोदी, ये नारा बहुत गूंज रहा है। इसकी गूंज इतनी ज़्यादा नहीं हो गई है कि जो स्थानीय स्तर पर जो काम हुए थे, जो हितग्राहियों की एक बड़ी संख्या है मध्य प्रदेश में, वो मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं और ये नारा इतना गूंज गया है, तो इसका कहीं ना कहीं एक जो हितग्राहियों का जो एक मोमेंटम बना था बीजेपी की तरफ, उसमें कहीं कोई अंतर देख रहे हैं? देखिए राजपूत जी, क्या है, मोदी के दिल में शिवराज और शिवराज के दिल में मोदी। नया नारा दिया है प्रभात जी ने जी। एमपी मतलब शिवराज सिंह जी, और शिवराज सिंह जी ने भरी आम सभा में कहा कि मोदी के मन में शिवराज, शिवराज जी के मन में मोदी। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं। अगर हम ब्रांडिंग करेंगे तो सबसे बड़े नेता की ब्रांडिंग करेंगे, तो आज सबसे बड़ा चित्र उन्हीं का लगता है। और जो चुनाव हमें जिता सकता है, क्या हम उस फोटो का उपयोग नहीं करेंगे? हमें नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता
आज मेरी पार्टी में कौन है। और इसलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी वो रतलाम में आम सभा समाप्त करके निकले होंगे। सवाल क्या है कि हमें चुनाव जीतना है, और जब चुनाव जीतना है, सरकार बनानी है, तो जनता और कांग्रेस क्या कह रही, सोच रही है। हमें जनता यदि कुछ सोच रही तो चिंता का विषय होता है, लेकिन कांग्रेस तो हम पर आरोप लगाएगी। अब कमलनाथ जी ने दिल पर लिया हुआ है, अपनी जिंदगी की आखिरी पारी वो समझ रहे हैं जी कि अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो ऐसे ही दिग्विजय सिंह जी का है, और वो निश्चिंत भी इसलिए है कि हार भी जाएंगे तो कोई नहीं, दोनों ने अपने बेटे को लॉन्च तो कर ही दिया है। जी मनोज, आपने तमाम सारे चुनाव देखे हैं और किए भी, बल्कि बतौर संगठक एक जिम्मेदारी भी निभाई है। हम धीरे धीरे कर भारतीय जनता पार्टी डिजिटल की तरफ बढ़ी, और ये एक बदलाव है, होना भी चाहिए। पर बड़ी बात यह है कि ये 2023 का चुनाव 2018 से आपकी नज़रों से कितना अलग देख रहे हैं? देखिए मनोज जी, नूतनता की ओर बढ़ना निश्चित तौर पर अच्छी बात है, लेकिन पुरातन को छोड़ना ये कभी अच्छी बात नहीं होती है। परंपरा यह है कि पुरातन को ध्यान में रखते हुए नूतनता की ओर बढ़िए, डिजिटल की ओर बढ़िए, लेकिन फिजिकल मत छोड़िए। मनुष्य की संस्था मनुष्य के द्वारा मनुष्य के लिए ही चलाई जाती है। हम आंखें चार करके जब बात करेंगे तभी हमारे दिल की बात सामने आएगी। हम एक दूसरे से मिलना संवादहीनता करेंगे तो ये चीजें नहीं होती है। मेरा पत्र जिस घर में जाता है वो अपनी पत्नी को भी पढ़ाता है, मेरे को मालूम है स्वभाव मेरे कार्यकर्ता का, वो अपने बच्चों को भी दिखाता है, और मैसेज डिलीट हो जाता है और चिट्ठी दिल पर लिख जाती है। काम ऐसा करना चाहिए जो लोगों के, जनता के दिल पर लिख जाए, ऐसा काम करना चाहिए। कंक्लूड करूंगा इस सवाल को। कितने आश्वस्त हैं? लड़ाई काफ़ी कांटे की है। 2018 कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो प्री पोल्स के सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद हम कहीं वहीं खड़े ना हो जाएं जहां पिछली तैयारी थी, लेकिन बीजेपी के नेता पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, दोनों ही पार्टी के, कांग्रेस बीजेपी के। आप कैसे देखते हैं, और अगर दावा तो आप करेंगे ही, उसका बेस क्या है? देखिए, हम सब लोग पिछले 2018 से हमने लगभग इस बात को तय किया है कि सीटें तो उतनी आनी चाहिए जो कंफर्ट लेवल हो जी, और पूरी पार्टी की प्लानिंग है। और इसीलिए अमित भाई डिविजनल लेवल पर गए हैं, एक एक सीट की चर्चा कर रहे हैं, कमजोर सीटों को भी निकाला गया है। और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि कंफर्ट लेवल पर सरकार बनाने की जो तैयारी होती है वो हमारा संगठन और सत्ता दोनों मिलकर, क्योंकि मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास जो है जी, एक लाइन में कहूंगा मैं, ये वर्कर बेस्ड, बिल्कुल सही है, पूरी तरह से कार्यकर्ता आधारित काम यहां पर है। और मैं ये बता दूं आपको, अब तो इससे सब हमारे बड़े नेता लोग आते हैं, पहले तो मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे ही थे, लेकिन कार्यकर्ता यदि खड़ा हो गया है तो हमारी जीत की संभावना को कोई रोक नहीं सकता जी। कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी है। मध्य प्रदेश देश में इसलिए जाना जाता है कि यहाँ का कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है तो फिर वो सब पलट देता है। और मैं आपके माध्यम से एक ही आग्रह करूंगा कि कार्यकर्ता 5 वर्ष बाद मौका आएगा फिर, इसलिए जो जहां पर हैं वो लगे ही होंगे। और लगने के बाद जो जनता परिणाम चाहती है, मैं सोशल मीडिया पर भी देखता हूं, कुछ बातें प्रायोजित होती हैं, कुछ चीजें अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन मेरा अंतर्मन कह रहा है कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ताकत से हम पुनः अच्छी मेजॉरिटी से सरकार बनाएं। प्रभा जी, इस अलग तरह के कन्वर्सेशन के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और मैं अपने टीममेट्स का भी, सब वरिष्ठ साथियों का भी सभी को मैं नमस्कार धन्यवाद करता हूं। देता हूं। मुझे लगता है कि इस खास बातचीत में एक बहुत बड़े सवाल का जवाब प्रभात जी ने दिया है, और वो सवाल जो है शिवराज जी से जुड़ा है। उनका साफ तौर पर कहना है, इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोग शायद ढूंढ रहे हैं, पत्रकार भी, राजनेता भी, और हो सकता है जनता में भी, लेकिन प्रभात जी ने स्पष्ट किया है, मोदी के मन में शिवराज और शिवराज के मन में मोदी। शिवराज जी न कहीं पीछे हैं
न कहीं उनको पीछे कोई धकेला गया है। ये एक रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। वो बहुत स्पष्ट नहीं कहते हैं, लेकिन इशारा कहीं ना कहीं कर जाते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी है और एक कलेक्टिव लीडरशिप की तरफ बढ़ने का एक संकेत भी है। चूँकि मध्य प्रदेश बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है, उनका कहना है कि डबल इंजन का दूसरा इंजन बेहिचक शिवराज जी हैं, लेकिन वो संकेत ये भी करते हैं कि कार्यकर्ता ही केंद्र है। ये मनुष्य के लिए, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के जरिए संचालित इकाई है पार्टी। इसमें आप कितना मैकेनिकल इंटरवेंशन कर लें, यांत्रिक हस्तक्षेप कितना कर लें, कितनी सारी सोशल मीडिया की टीम खड़ी कर लें या कितनी एजेंसीज की मदद कर लें पीके की तरह, लेकिन यहाँ चलेगा कार्यकर्ता का भाव, उसका सम्मान। वो इसकी तरफ भी इशारा करते हैं। वो पूरी तरह फिट है, ये बात करके आपको भी समझ में आ गया होगा। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये समय अफवाहें फैलाने का भी है और इसीलिए दिग्विजय सिंह जी भी कह जाते हैं कि राजनीति मोटी चमड़ी का विषय है। यहाँ कई बार बैठे ठाले आपको लेकर ऐसी सूचनाएं संप्रेषित कर दी जाती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता है। उनका विश्वास है कि कार्यकर्ताओं का भाव, मोदी जी का चेहरा, शिवराज जी का चेहरा और हितग्राही मूलक बेनिफिशियरी जो योजनाएं हैं, वो मूल रूप से कार्यकर्ता भाव, बीजेपी की जो कार्यकर्ता शक्ति है, वो मध्य प्रदेश में 5वीं बार कमल के फूल को खिलाएगी और उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ बनाएगी। इस तरह के एडिटोरियल टॉक के कार्यक्रम आप लगातार चुनाव तक देखेंगे बंसल न्यूज़ पर। बने रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।